नमस्कार। स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपके लिए नए नए विषय लेकर आते हैं और उन पर ढेर सारी जानकारियां देने का प्रयास करते हैं जिनका आप लाभ उठा सके। आज भी अपने कार्यक्रम में हम एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, लेकिन अपने विषय पर हम बातचीत करें उससे पहले आरंभ करते हैं आज के अंक की इस सुविचार से। तुम कभी भी इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो तुम्हारा जीवन उससे कहीं अधिक तेजी से निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन ईश्वर द्वारा मानव को प्रदत्त एक बहुत ही अनमोल देन है। इस जीवन के प्रत्येक पल को हम सभी को भरपूर जीना चाहिए और उससे भी ज़रूरी है कि सदैव खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। और जब भी, जहाँ भी और जैसे भी मौका मिले, खुद तो प्रसन्न रहिए ही, दूसरों को भी खुश रखिए और प्रसन्न रखिए। देखिए ये जीवन कितना सुंदर बीतता है। और इस सुविचार के बाद आइए नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। हमारा आज का विषय है पर्यटकों को आकर्षित करता उत्तर प्रदेश। हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत के दिल में है। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्धशाली संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है और इसीलिए पर्यटक चाहे देसी हो अथवा विदेशी, उन सब के लिए उत्तर प्रदेश आकर्षण का केंद्र रहता है। अगर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में स्थित है हिमालय की तलहटी और इसके केंद्र में है गंगा के मैदान। और उत्तर प्रदेश में ही ये जनक है भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथक का भी। और अगर यहाँ के खान पान की, यहाँ के व्यंजनों की बात की जाए तो चाहे वो अवधी व्यंजन हो या फिर मुगलई या फिर कुमाऊनी व्यंजन, उनकी ख्याति तो दूर दूर तक फैली है। तो जब एक जगह, एक स्थान पर, एक प्रदेश में इतनी सारी खूबियाँ मौजूद हों तो क्यों ना पर्यटक यहाँ आने के लिए मजबूर हों। तो इसीलिए हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है पर्यटकों को आकर्षित करता उत्तर प्रदेश। और इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख सचिव संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के विषय पर हम बातचीत आरंभ करें उससे पहले आइए देखते हैं आज के विषय पे एक छोटी सी फिल्म। उत्तर भारत में स्थित भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में घूमने की जगह बहुत ही आकर्षक हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास भी बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक रहा है। इतिहास प्रेमियों के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्ग से कम नहीं है, जहां पर घूमने के लिए देश और दुनिया से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। उत्तर प्रदेश अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के साथ साथ धार्मिक आस्था में भी बहुत महत्व रखता है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक स्थलों के लिए भारत का एक मशहूर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। ये एक पवित्र राज्य है क्योंकि इस राज्य में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। साथ ही ये राज्य बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश अपनी प्राचीन संस्कृति, परंपरा और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में आता है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, कुसुम सरोवर घाट और मथुरा संग्रहालय आदि मथुरा के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा भारत के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ
ताजमहल के अलावा भी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो सैलानियों को आकर्षित करती हैं। गंगा नदी के तट पर बसे वाराणसी शहर को दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, जो कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था का बेहद पवित्र स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। ये शहर कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से ये राज्य देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, पर्यटकों को आकर्षित करता है उत्तर प्रदेश, यही हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में देश, दुनिया, हम सभी कोविड के दंश को झेल कर चुके हैं। ऐसे में सब जगह सब चीज़ें रुक सी गई थी। ऐसे में पर्यटन की विशेष रूप से क्या स्थिति है वर्तमान में? कोविड के उपरांत भारी संख्या में लोगों ने, जैसे ये होता है ना जेल के अंदर कोई कैदी को बंद करके रखा गया हो, इसी तरीके से घरों में कैद लोग अचानक जिस तरीके से अब सीमाएं देश विदेश की खुल गई हैं या पर्यटन स्थल अब गुलजार होते चले जा रहे हैं, तो भारी संख्या में लोग अब इन पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और काशी विश्वनाथ धाम जिसका कॉरिडोर निर्मित किया गया है, वहाँ पर तो होटलों में रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। इतने पर्यटक, इतने श्रद्धालु प्रतिदिन वहाँ पर आ रहे हैं कि अब वैकल्पिक व्यवस्थाएं प्रशासन को ढूंढनी पड़ रही है और उसके लिए अब टेंट सिटी एक अलग से वहाँ पर गंगा जी के किनारे बसाने की भी अब एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी गई है। दूसरी तरफ अयोध्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जितने हमारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे दुधवा है, नया एक हम और प्रारंभ करने जा रहे हैं वहाँ, कि कब खुले और कब जाएं। तो इसलिए पूरे विश्व में पर्यटकों के अंदर जो एक उत्सुकता थी और साथ ही साथ पर्यटन स्थलों पर जाने का जो रोमांच था, अब वो बहुत तेजी से प्रस्फुटित होकर के एकदम लावा बनकर फूट रहा है। तो लोग जाएंगे। जी, कोविड के बाद अब इस क्षेत्र में भी सब चीज़ें सुचारू हो रही हैं, धीरे धीरे पटरी पर आ रही है गाड़ी। तो सर, ऐसे में ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि कोविड के दौरान लोग बिल्कुल घरों में बंद रहे, बिल्कुल जैसे जेल में बंद होता है व्यक्ति, और अब जब मौका लगा है तो एकदम बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर जानना आवश्यक है कि ये पर्यटन क्यों आवश्यक है? देखिए, पर्यटन, अभी आपने सुविचार में बड़ी अच्छी बात की कि जिंदगी में प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रसन्न चित्त रखना चाहिए। जी। तो हम यहाँ कहते हैं प्रसन्न या प्रसन्न चित्त की बात आती है। तो हम कहीं पर भी अगर जाते हैं, अगर हम देखें कि धरातल के ऊपर सबसे बड़ा पर्यटक कौन है, तो वो है मन। कहीं पर भी आप बैठे रहेंगे तो वो पूरे विश्व का भ्रमण करे आएगा, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके चला आता है। तो इसलिए मनोहारी दृश्य, मन भावन जगहें, तो इन जगहों पर मन, जिसको मन अच्छा मानता है तभी तो मन प्रसन्न रहेगा। तो इसके लिए उन प्राकृतिक स्थलों पर, उन ऐतिहासिक जगहों पर या उन सभी जगहों पर जाना बहुत जरूरी है जिससे आप स्वयं प्रसन्नचित रहें। अगर आप प्रसन्नचित रहेंगे तो फिर आप डिस्ट्रेस्ड रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, और यही मूल रूप से जीवन का उद्देश्य भी है। तो ये पूरी की पूरी धरती या जितने भी जगह हैं या पर्यटन स्थल हैं या कोई भी जगह हो, वो अपने आप में खुली किताब है। विश्व अपने आप में खुली किताब है। उसको पढ़ना है तो बैठकर या घरों में रह कर के नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको भ्रमणशील होना पड़ेगा और उन जगहों पर जाना पड़ेगा जहां पर आप प्रसन्नता का अनुभव करें। और इस दृष्टि से हम देखें तो पूरा भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पर न केवल सांस्कृतिक विरासत है, हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे यहाँ पे प्राकृतिक सुरम्य स्थल हैं, और साथ ही साथ हर तरीके की पर्यटन संबंधी जितनी भी
जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, वो सारे के सारे समाहित है इस प्रदेश में। यानी बहुत विविधता है हमारे उत्तर प्रदेश में, और मन जैसे कहा ही गया है इस पृथ्वी पे सबसे चंचल चीज़ है, वो जब प्रसन्न रहेगी तो व्यक्ति वाकई में डिस्ट्रेस्ड रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा, और निश्चित रूप से उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। अगर वो पर्यटन करेगा, खुश रहेगा, तो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। सर, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की अभी बात की कि हमारे यहाँ इतनी विविधता है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक भी हैं, और देखा जाए हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति, गीत संगीत, खान पान जैसे जिक्र किया था, पहनावा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में देखने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको देखने के लिए भी क्या पर्यटक आते हैं? अभी तक अमूमन ये माना जाता था कि जो किले हैं, महल हैं, ये केवल राजस्थान में ही हैं। अभी हमने एक सर्वेक्षण कराया और बुंदेलखंड हमारे यहाँ पर किलों से भरा हुआ है। यहाँ पे ऐसी साहस की गाथाएं विद्यमान हैं, चाहे वह झांसी आप कह दीजिए तो अपने आप लोग समझ जाते हैं कि झांसी किस लिए जानी जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर वीरता, साहस, शौर्य की जो गाथा है वहाँ से अपने आप चल पड़ती है रानी झांसी। बिल्कुल, इतना कह दिया जाए पर्याप्त होता है। लेकिन इसके अलावा जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे आल्हा उदल के गायन, आल्हा गायन भी लोगों के अंदर एक उत्साह का संचार करता है। यह बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। तो झांसी से लेकर के चित्रकूट तक जो 7 जिले आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, बाकी तो मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड, दोनों ओर है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे महोबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मस्तानी महल है, जो बाजीराव मस्तानी फिल्म जिसके ऊपर बनी है, और उस महल के साथ गाथाएं जुड़ी हुई है, चरखारी गाथाएं जुड़ी है, चित्रकूट गाथाएं जुड़ी है। तो बरुआ सागर और सभी की सभी जगहें न केवल आसपास प्राकृतिक जो जगह है उसमें स्थित है, पहाड़ियां हैं, जंगल है, झीलें हैं, बल्कि अपने आप में बहुत सारी गाथाओं को समाहित किए हुए हैं। ऐसे 31 हमने फोर्ट्स और महल आइडेंटिफाई किए हैं जी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में अगर हम देखें तो जैन तीर्थंकरों में 24 जैन तीर्थंकरों में से 18 उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसी तरीके से बौद्ध, गौतम बुद्ध जी के जीवन के संबंध में हम देखें तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, लेकिन अपना जीवन कपिलवस्तु में पूरा का पूरा उन्होंने युवा काल तक, या जब तक के उन्होंने घर नहीं छोड़ा था तब तक पूरा कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में उन्होंने व्यतीत किया। इसके बाद में वर्षावास, सबसे ज़्यादा वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किए। वर्षावास यानी 4 महीने के लिए वो बाहर भ्रमण नहीं करते थे, यानी श्रमण का जो जीवन होता था वो थोड़े दिन के लिए रुक जाता था, क्योंकि उस समय बहुत सारे जीव जंतु और भारी इस तरीके से जंगलात हुआ करते थे। फिर अगर हम देखें तो अयोध्या हमारे यहाँ है, काशी विश्वनाथ हमारे यहाँ पे है, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, दाऊजी, ये सारे हमारे यहाँ हैं। चित्रकूट यहाँ है, नैमिषारण्य यहाँ पर है, जहाँ पर 84,000 से अधिक ऋषि मुनियों ने तप करके तमाम आरण्य, ग्रंथ, वेद, इन सब की रचनाएं की थी। यानी जो कुछ भी वहाँ पर लिखा था, ये दर्शन एक तरीके से वहाँ पर रचा बसा। यहाँ पर प्रयागराज है, तो हमारे यहाँ पे श्रृंगवेरपुर है। तो ये जो राम वनगमन मार्ग हो, चाहे हमारा ब्रज सर्किट हो, चाहे शक्तिपीठ सर्किट हो, गोरख धाम हो, सूफी बहुत सारे, कबीर हमारे यहाँ पे, रविदास हमारे यहाँ पे, जायसी हमारे यहाँ पे, जो रसखान समाधि हमने अभी विकसित की है हमारे यहाँ। तो ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा भंडार है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम निकलें तो जाएं, सुने वहाँ की गाथाओं को, तो उससे रिकलेक्ट करें। और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, केवल कहने और सुनने की बात नहीं है, उसको आत्मसात करने की बात होती है, हृदयंगम करने की बात होती है। उसके लिए आवश्यक है कि हम उस जगह पर जा करके यह महसूस करें, यह अनुभव करें कि यहाँ पर वे महापुरुष, वे संत, मनीषी, ऋषि, महात्मा यहाँ पे रहे हैं।
कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे उन्होंने यह सोच विकसित की होगी। तो यही अपने आप में ये कल्पना और कल्पना को लेकर के जीना, ये अपने आप में पर्यटन के लिए बहुत बड़ा आधार बनता है। इसलिए लोगों को जाना चाहिए इन सब जगहों पर। ऐसी जगहों पर जाकर एक अनुभूति है जो आपको किसी किताब में या कहीं देखने से या बोलने से नहीं पता चलेगी। वो अनुभूति आपको उस जगह जाने पर ही उसका एहसास होगा, वो महसूस कर पाएंगे। तो जब हमारे उत्तर प्रदेश में इतने सारे धार्मिक स्थल हैं और बात जब धर्म की निकल पड़ी है, तो हम ये जिक्र करना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय शारदीय नवरात्र आरंभ हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान मां धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद और वरदान देती हैं। ब्रह्मचारिणी माता या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करते समय माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल के साथ दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। दोस्तों, आज अपने कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है पर्यटकों को आकर्षित करता उत्तर प्रदेश। सर, जैसे आपने अभी बताया कि इतनी सारी विविधता है हमारे उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो अपने देश के हों या बाहर के हों, विदेशी टूरिस्ट हों, तो ऐसे में वो लोग कौन सी जगहों पे अधिक जाना पसंद करते हैं? इस समय तो जो पहले ट्रेंड रहा है, स्वाभाविक तौर पर ताजमहल देखना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों की पसंदीदा जगह है जी। उसके बाद काशी, वाराणसी आते हैं लोग, क्योंकि यह एक जीवंत शहर माना जाता है जो सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अब तक एक सतत स्वरूप में स्थापित है और यहाँ की आध्यात्मिकता, पौराणिकता को लोग जानना चाहते हैं। वहाँ पे बहुत कुछ है। अब बाकी जगह जो हम देखें तो बौद्ध देश जो हैं, जहाँ पर बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैला, प्रसारित हुआ, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहाँ से लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं।
वो सारनाथ है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, प्रारंभ किया था, धम्म चक्र प्रवर्तन जिसे हम कहते हैं, पहला उपदेश वहाँ से प्रारंभ किया। इसके बाद में हमारे यहाँ पे संकिस्सा है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, कपिलवस्तु है और कुशीनगर है जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ है या जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। जी। तो इस तरीके से बौद्ध पर्यटक इन जगहों पर जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे दक्षिण भारत से बहुत संख्या में जो लोग आते हैं वो प्रयागराज आते हैं और नैमिषारण्य। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यहाँ उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कितने सारे प्रदेशों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उसकी बहुत ही अच्छी मान्यता है। इसके अलावा अब जो हमारे यहाँ इको टूरिज्म क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, दुधवा नेशनल पार्क एक स्थापित टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में किशनपुर, पीलीभीत, यहाँ पर भी बाघों की संख्या दुगनी हुई है। तो इस तरीके से ये नए जगह हैं जो इको टूरिज्म में विकसित हुए हैं और साथ ही साथ स्थापित हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में और विंध्य रीजन में। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इधर अगर जाएं तो आप देवदरी, चूनादरी, इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डैम्स हैं, बरुआ सागर डैम, माता टीला डैम, रिहंद सागर डैम, रामगढ़ ताल गोरखपुर में और सुरहा ताल बलिया में। ऐसे लगभग 24 बड़े बड़े सरोवर हैं जहाँ पर पक्षियों की आवाजाही, अभी जैसे ही ठंड चालू होगी तो प्रवासी पक्षी साइबेरिया से, दूसरे और देशों से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर पूरा अपना समय बिताते हैं, यहाँ पे अपना पूरा परिवार बनाते हैं। और एक तरीके से अगर ये देखा जाए कि जैसे बाय बर्थ सिटीजनशिप होती है तो भारतीय मूल के हो जाते हैं इस तरीके से, जी। चाहे वो साइबेरिया वापस लौटते हो। ऐसे जगहों के अलावा हम देखेंगे तो नए स्थल जिनको अब रूरल टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गैंजेटिक प्लेन है यहाँ पर अच्छी खासी आबादी कृषि कार्यों में लगी है और कृषि में विविधताएं हैं। एथनिक फूड, हमारा पुराना जो पारंपरिक खान पान है उसको प्रदर्शित करने के लिए और साथ ही साथ लोगों को जोड़ने, क्योंकि लोगों ने कोविड के बाद में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म करना चालू किया है। यानी अब वो भीड़ भाड़ वाली जगहें या जो जगहें देख चुके हैं बार बार उन जगहों पर कहाँ जाएंगे, तो वो नई जगहें जाना चाहते हैं, नई जगहों पे जाकर ही कुछ अनुभव करना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि जैसे लीची के खेत वहाँ जाकर के रहना या स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ पे फार्मिंग हो रही है उन जगहों पे जाना, अमरूद के खेतों में जाना, जो आम के बागान है वहाँ पर पहुँचना, तो इसकी ओर भी अब लोगों का रुझान प्रारंभ हुआ है। टूरिज्म में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, इसी को हम एक्सपीरियंशियल टूरिज्म कहते हैं। क्राफ्ट, जहाँ पे क्राफ्ट है वो बनाना भी साथ में बैठ करके बनाते हैं। तो इन गाँव में, बुलंदशहर में कई लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे गाँव में आम के बगीचे में रिसोर्ट बना लिए और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आते हैं या महानगरों से बहुत संख्या में लोग आते हैं, वहाँ भरा रहता है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में बनाया है लोगों ने, इधर कतनिया घाट के पास में बनाया बहराइच में, और इधर आगरा के पास में बनाया जहाँ चंबल सफारी है। वहाँ एक जो डेवलपर है उसने अपने गांव में अपनी पुरानी हवेली को मेला कोठी के नाम से पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे बिल्कुल गंवई संस्कृति को लोग जान सकते हैं। खाट हैं, दरवाजे सांकल वाले वैसे ही हैं, पीछे सब्जियां उगाई जाती है, लोग आके सब्जियां तोड़ सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं, रह सकते हैं। और अब उन्होंने ओलिव की फार्मिंग भी चालू की है 50 एकड़ से अधिक में, अब जैतून की खेती भी कर रहे हैं। और फिर पैदल पैदल आप जो है चंबल के किनारे सफारी करिए, चिड़ियों को देखिए, वहाँ पे जो पाए जाते हैं घड़ियाल उनको देखिए। तो नई नई जगहों को भी, अब अमानगढ़, जैसे पहले ये होता था कि सभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए जाना है, जिम कॉर्बेट, तो हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद के अंदर अमानगढ़ वाला हिस्सा है वो जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है। यहाँ पे जंगली हाथी भी आते हैं, टाइगर भी होता है और बहुत सारे और भी पशु घूमते हैं। तो उसको अब हम लोग विकसित कर रहे हैं और न्यू कॉर्बेट के तौर पर ये हमारा गेट खुल जाएगा। इसके पास में कालागढ़ बहुत बड़ी झील है। तो लोग कई तरीके से एक साथ
न केवल ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक, ग्रामीण, इन सभी को मिला जुला करके एक्सपीरियंशियल टूरिज्म ले सकते हैं। इस सब के लिए हम लोगों ने नए नए स्थलों को विकसित करना, गढ़ना प्रारंभ किया है। और कनेक्टिविटी बेहतर हो उसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो चुका है। पहले से हमारे यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे है, बाकी गोरखपुर कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे, कानपुर कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे, इस तरीके से कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट्स की पहले कमी थी, लेकिन अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो चुका है, जेवर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वाराणसी इंटरनेशनल और लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से है। बाकी छोटे एयरपोर्ट्स भी अब जो है नए सिरे से प्रारंभ हो रहे हैं। इवन आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट जो है वो प्रारंभ हो जाएगा कुछ दिनों में। अलीगढ़, बरेली, आगरा, इन तमाम जगहों पर एयरपोर्ट्स। फिर हेलीपोर्ट्स भी हम लोग नए नए बना रहे हैं। मथुरा और आगरा में हेलीपोर्ट्स बनकर तैयार हैं और जल्दी हम इनको प्रारंभ कर देंगे। तो निजी निवेशकर्ताओं को हम लोग आकर्षित कर रहे हैं ताकि जो पर्यटक है उनकी सुविधाएं भी विकसित हों, उनके लिए नए नए होटल्स बनाए जाएं। इस समय हमारे यहाँ पे लगभग 250 से अधिक होटल्स बनने के लिए तैयार हैं। और जो होटल की चेन होती है, बड़ी चेन, चाहे वो ताज हो, चाहे लीला हो, चाहे ओबेरॉय हो, ये सारे के सारे आ रहे हैं। और इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया है। फिर हमने हेरिटेज होटल्स का एक नया कंसेप्ट भी अब डेवलप करना चालू किया है। जो पुरानी हवेलियां या पुरानी कोठियां या पुराने किले हैं, लोग उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनको हम सब्सिडी देंगे, हम उनको सुविधाएं देंगे, अनुदान देंगे। और यदि सरकार के पास में है तो हम उसको पीपीपी मॉडल पर निजी सहभागिता से विकसित करके हेरिटेज होटल की श्रेणी में प्रस्तुत करेंगे, ताकि लोगों को एक बेहतर सुविधा रहने की भी प्राप्त हो सके। सर, जैसे अभी आपने कहा कि लोग अब चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म कर रहे हैं लोग, और चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी सिखाएं, उन पुरानी चीज़ें, गंवोई चीज़ों के बारे में बताएं, अपनी संस्कृति, अपनी कला के बारे में, अपने धर्म के बारे में बताएं टूरिज्म के माध्यम से। और ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर हम नई जनरेशन की बात करें तो ये बच्चे आजकल के हमारे आभासीय दुनिया में ज़्यादा है, वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा जुड़ गए हैं। तो उन्हें वहाँ से कैसे लाया जाए और कैसे उनको आकर्षित किया जाए कि वो उस अपनी दुनिया से, वर्चुअल दुनिया से निकलें बाहर और पर्यटन की तरफ आकर्षित हो? मुख्य रूप से ये बहुत जरूरी है कि लोगों को जो बहुत ज़्यादा आज रैट रेस जिसको हम कहते हैं, दौड़ है, कंपटीशन है, लेकिन उसमें हम बच्चों का बचपन भी छीन लेते हैं, युवाओं को एक अलग थलग, बल्कि वो फिर परिवार के साथ में उतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एकाकी रहने लगते हैं। तो जब पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो फिर पूरा का पूरा परिवार एक एक क्षण को एंजॉय करता है, नए नए अनुभवों को एंजॉय करता है। और ये जरूरी है एक्सप्लोरर बनना, नई जगहों पर जाना, एक्सप्लोर करना। जब तक ये नहीं होगा तब तक न तो सीख बढ़ती है, न समझ बढ़ती है, न अनुभव बढ़ता है। क्योंकि आखिरकार अंत तक हम अनुभवों की गठरियाँ ही जुटाते हैं, जो हमारी यादों में, संस्मरणों में बाद में रचते बसते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिले। तो हमने युवा टूरिज्म उसको प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक जनपद में युवा पर्यटन क्लब हम लोग शैक्षणिक संस्थाओं में प्रारंभ करने जा रहे हैं। कई जगह पर ये गठित हो गए हैं युवा टूरिज्म क्लब। उनको हम कुछ अनुदान देंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करें वो, ताकि, और कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके घर के आसपास ऐसी अच्छी अच्छी जगह हैं। जब बाहर से कोई आता है, कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, तब उसको कहता है अच्छा, ये तो हम तो कभी गए नहीं, या वो यही पूछ लेता है कि भैया वहाँ चलोगे, चला घूमने चलना है, तो कहता है अच्छा चलो आप ही के साथ में घूम लेते हैं। तो निकलें, कैसे निकलें, इसके लिए हमने प्रत्येक जनपद में पर्यटन एवं संस्कृति परिषद गठित की है। इसका काम ये होगा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कि ये युवाओं को स्कूलों को जोड़ें, वहाँ पर जाकर हम लोग लेक्चर दें, अवेयर करें लोगों को कि आपके जनपद में कौन सी ऐसी जगह हैं जो बड़ी पुरानी हैं, प्राचीन हैं, उसकी महत्ता है। हम उनको अवगत कराएं। जैसे सोनभद्र में सलखन पार्क है जो फॉसिल पार्क है, और ये करोड़ों वर्ष पूर्व का है, और लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पर क्या था, डायनासोर कैसे रहते होंगे। तो इसको हम लोग जोड़े। रॉक पेंटिंग्स हैं विंध्य और बुंदेलखंड के तमाम जगहों में, भित्ति चित्र जो प्राक ऐतिहासिक काल का
जो आदि मानव थे वो वहाँ पर वो उकेरते थे, वो अपना कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते थे उसी दृष्टि से, क्योंकि वो पिक्टोग्राफ था उस टाइम पे, वो अपने चित्रों के माध्यम से चीजें प्रदर्शित करते थे, जो भी उसका विधान रहा हो या उसकी वजह रही हो, लेकिन ये सब अभी तक के संरक्षित है। इनको जाने जाएं तो और ये महसूस करें कि देखिए ये कितने करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी वस्तुएं हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो अमूर्त स्वरूप में सांस्कृतिक तत्व विद्यमान है, चारों तरफ है, इसके पहले कि ये कहीं विलुप्त न हो जाएं, इनको भी हमको संरक्षित करना जरूरी है। तो उसके प्रति जानकारी देना जब तक नहीं होगा या जब तक हम लोग युवाओं को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने पर्यटन स्थलों के प्रति सचेत नहीं होंगे, चैतन्य नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो फिर उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। सर, अभी भी कोविड के कारण कई जगहों पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्या वो भी किसी तरह से हेल्प कर रहा है इस क्षेत्र में? क्या टूरिज्म के लिए लोग जा रहे हैं कि अपना वहीं पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब उसी स्थान से, और उनका पर्यटन भी हो रहा है और काम भी चल रहा है? क्या ये भी किसी तरह से मददगार है, किसी अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो? हम लोग बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, ताकि इन मॉन्यूमेंट्स में अगर कोई आए वहाँ पे तो बाकी भी काम, अगर उसका अचानक कोई जरूरी काम है तो वो भी कर सके और देख भी सके। वर्क फ्रॉम होम अब काफी कम रह गया है, ज्यादातर तो अब लोगों ने फिजिकल जाना चालू कर दिया है, लेकिन जहाँ पर उनको सुविधाएं लगती है या लगता है कि यह भी किया जा सकता है तो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि निकले जरूर, साल में कम से कम 2 बार लोग परिवार के साथ में बाहर जाएं। और ये कुछ जगहों पे है, जैसे वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो अपना पूरा पैसा जोड़ते हैं साल भर, उसके बाद में जो दशहरा और दीपोत्सव के समय ये होता है पूजा हॉलीडे जिसको कहते हैं, तो आप देखना कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे पूजा हॉलीडेज के टाइम पे। इस तरीके से गुजरात के लोग बहुत ज्यादा मतलब भ्रमणशील होते हैं, कई जगह पे आपको मिलेंगे, पर्यटन के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं। अब जो है ट्रेंड आ रहा है, जैसे बेंगलोर में रहने वाले टेकी लोग हैं, है ना, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम करते हैं, पुणे में रहने वाले हैं, ये बहुत जाते हैं। लेकिन पुणे वाले लोनावाला, खंडाला, उधर कोंकण बेल्ट, गोवा, इस तरफ जाते हैं। अब हम उनको कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आइए। यहाँ पर आने के बाद में हम कई जगहों पर डिटॉक्स करने के लिए योग वेलनेस सेंटर्स स्थापित करने जा रहे हैं। अच्छा। और कई जगह पे स्थापित हो भी गए हैं। वहां आप अगर 2-3 दिन रहते हैं, पूरा पंचकर्म, शिरोधारा, हेल्दी फूड, जो मिलेट्स, ये वाला वर्ष जो है मिलेट्स का वर्ष भी चल रहा है, तो इस सब का उपयोग करते हैं, तो जितने टॉक्सिसिटी, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, जो खान पान है अजीब वो किस्म का जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स पड़े रहते हैं, उससे हो चुका है, तो बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो इस तरीके से आप हेल्दी भी रहेंगे और खुश होकर के भी जाएंगे, तो आपका जो इफिशिएंसी वो भी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। सर, टेक्नोलॉजी की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी आप लोग किसी प्रकार से प्रयोग ले रहे हैं, उसकी भी सहायता ले रहे हैं? कैसे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी हमने इस्तेमाल किया है, जैसे pawanpath.org हमारी वेबसाइट है, तो काशी में बहुत सारे मंदिर हैं, गणपति जी के बहुत सारे मंदिर, देवी जी के बहुत सारे मंदिर, भैरव, शिव जी के और भी जो स्वरूप हैं उनके बहुत सारे मंदिर। तो इन सब की आरती और उन सब को देखने के लिए 360 डिग्री पूरा हमने तैयार किया है और उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऐसी और भी हमारी वेबसाइट्स हैं जिसमें कि लोग घर बैठे भी आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। घर बैठे वो VR का यूज करके, मेटावर्स का यूज करके हम लोग बहुत सारे पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित कर रहे हैं। व्लॉगर्स को हमने इन्वॉल्व किया है, जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं या टूर ब्लॉगर्स हैं, तो यूट्यूब पर वो अपनी फिल्में बना करके डालते हैं, सीधे कनेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको महसूस कर रहे हैं, तो आप भी आइए। और टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग धीरे धीरे करके लोगों तक पहुंच कर रहे हैं। अपना डैशबोर्ड बनाया है, अपना वेबसाइट बनाया है, अपना मोबाइल ऐप के जरिए भी हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये सबको मिला करके कैसे हम अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग कर सकते हैं, इसको हम नए क्षेत्र से देख रहे हैं।
और इन जगहों पर भी जा करके, जैसे टच स्क्रीन के जरिए कोई भी जानकारी कहीं पर भी जानना चाहता है तो रेलवे स्टेशनों पर या वेबसाइट के जरिए भी हम लोग उनको अवेलेबल करा देंगे कि आप कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, क्या खाएं, क्या खरीदें, क्योंकि ये अमूमन लोगों के लिए रहता है, एक उत्सुकता का सवाल रहता है कि भाई अगर वहाँ हम जा रहे हैं तो कौन सी सबसे अच्छी चीज़ है जिसको खाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहिए खान पान में क्या मिलेगा, वहाँ पर क्या कल्चरल चीज़ है जिसको देख करके हमको लौटना चाहिए, या कौन से ऐसे आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं जहाँ पर हमको विजिट जरूर करना चाहिए। तो हमने म्यूजियम्स खूब सारे स्थापित करने चालू किए हैं। इन म्यूजियम्स, हमारे पास बहुत बड़ा खजाना था, वो पड़ा हुआ था। अच्छा, वो क्या है, अपने आप लोग जाते नहीं तो युवाओं को और बच्चों को आकर्षित करने के लिए अब वहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, लाइडर टेक्नोलॉजी, विजुअल्स का उपयोग करना, ये भी चालू किया है। यहाँ तक के कि अयोध्या में भी और वाराणसी में भी जो दीपोत्सव आयोजित हम करते हैं उसमें लाइट, साउंड, लेज़र और कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको हम और बेहतर और ज़्यादा आकर्षक बना रहे हैं। ठीक है। तो यानी टेक्नोलॉजी का पूरा सहयोग है अपनी इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा सहयोग ले रहे हैं टूरिज्म का, टेक्नोलॉजी का। तो सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया रामलीला का और दीपोत्सव का अयोध्या की, तो अब रामलीला का तो आरंभ हो गया है, अयोध्या में चल ही रही है, दीपोत्सव भी आने वाला है, त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, आने वाला है। तो उसके बारे में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि उसको देखने के लिए अधिक से अधिक लोग आएँ, टूरिस्ट और बढ़ें? वैसे ही वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या आती है टूरिस्ट की, लेकिन और पर्यटक बढ़े वहाँ पे, तो उसके लिए और क्या प्रयास कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश मेलों, त्योहारों, पर्वों का प्रदेश है। बिल्कुल। और हर सप्ताह कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में कोई न कोई एक मेला और भव्यता के साथ में आयोजित होता रहता है। लोगों को जोड़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये उसके लिए कारगर भी होते हैं। तो इसलिए हम इनको पूरे प्रदेश में अब भव्यता के साथ में और दिव्य स्वरूप में स्थापित करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। चाहे वो वाराणसी की देव दीपावली हो, चाहे ब्रज क्षेत्र का रंगोत्सव हो, होली का उत्सव हो, और चाहे अयोध्या का दीपोत्सव। दीपोत्सव वस्तुतः अगर हम देखें तो ये बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का एक प्रतीक रहा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी बुराई पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे तो इसको हमने दियों के रूप में सजा करके पूरे अयोध्या को सजा करके अपने उल्लास का, अपनी उमंग का प्रदर्शन किया था। इसको हम वास्तव में पुनः रेखांकित करने के लिए और पूरे विश्व को यह परिचित कराने के लिए कि हमेशा से अच्छाई बलवती होती है, बलवान होती है, तो मूल्यों को, जो मानवीय मूल्य हैं, उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए जीवन में उजाला होना जरूरी है, प्रकाशमान होना जरूरी है। अंधेरा कहीं रहता है वो टिकाऊ नहीं होता है, क्षण भर का होता है। तो हम कैसे इसको अच्छी तरीके से सम्मिलित होकर के मनाएं, तो यह एक प्रतीक स्वरूप में प्रारंभ किया गया और हम लगातार विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने 9 लाख से अधिक दिए सरयू तट पर जलाए थे। इस बार भी 12 लाख से अधिक दिए हम लोग वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे और इसके अतिरिक्त वहाँ पर पूरी रामायण की गाथा को बहुत ही आकर्षक तरीके से लाइट, साउंड, लेजर शो इसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और जो आतिशबाजी है, ग्रीन आतिशबाजी, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसका भी वहाँ पर शो होता है। और रामलीला इस बार 11 देशों से रामलीला वहाँ पर हम लोगों ने आमंत्रित किया है, साथ ही साथ कई प्रदेशों से रामलीलाएं आएंगी। उसमें रूस से, अमेरिका से, इंडोनेशिया से, मतलब जितने और भी हमारे देश हैं जहाँ रामलीलाएं लोग कर रहे हैं वो वहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो ये पूरा 1 सप्ताह तक का आयोजन होगा। इसमें एक बड़ी बढ़िया शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें इस बार कुछ नए तरीके से आकर्षक स्वरूप में पूरे के पूरे अलग अलग जो कांड हैं रामायण के उनको भी हम लोग प्रदर्शित करेंगे।
यानी और नए नए चीजें जोड़ी जा रही हैं और इसको और अधिक वृहद स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आए और हमारे उत्तर प्रदेश के दर्शन करें और यहाँ से प्रसन्न होकर, डिटॉक्स होकर और स्वस्थ और खूब अपनी एनर्जी बढ़ाकर जाएं। सर, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी और कार्यक्रम में आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी। और दर्शकों, आज हमने आपको बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास किया। आप सबसे एक बार फिर मुलाकात होगी और इसी आशा के साथ अपना ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें और नई ऊर्जा के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें।